ईवे बिल आजो जी। ईवे बिल 12 डिजिट का नंबर है। पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए में सप्लायर रिसीवर गुड्स की डिटेल होती है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं। अगर सप्लाई नहीं भी है तब भी मूवमेंट हो सकती है, जैसे कि प्रिंसिपल से जॉब वर्कर को दे रहे हैं जिसमें सप्लाई नहीं है वो, लेकिन उसमें मूवमेंट है, क्योंकि मान लो शर्ट बना के वापस देनी है, उसको मूवमेंट है लेकिन उसमें सप्लाई नहीं है, तो उस केस में उसको ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ईवे बिल जनरेट करने के लिए दो है, इंट्रा स्टेट हो सकता है, इंटर स्टेट हो सकता है। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट होता है, सभी केसेस में करनी पड़ेगी। लिमिट है 50,000 की, जिसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई आता है, जीएसटी आता है, सेस आता है, लेकिन इसके अंदर एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं आती, ध्यान देना। तो इस मूवमेंट ऑफ गुड हो रही हो, और ये 50,000 जो है ये स्टेट पर डिपेंड करता है। इट में वेरी विद इन स्टेट टू स्टेट। इंटर स्टेट के केस में दो ऐसे केस हैं जबकि 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हर केस में ही आपको ई वे बिल जनरेट करना है। वो है जॉब वर्कर और हैंडीक्राफ्ट का केस है, जिसमें मैंडेटरली ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बाकी सब केसेस में 50,000 की लिमिट है, इंटर स्टेट केस में भी। अब देखो भैया, इसको मूवमेंट कैसे हो रहा है देख लेते हैं। कौन जनरेट कर सकता है ईवी बिल को और कब कर सकता है, ये हम देखते हैं। देखो चार तरह से मूवमेंट होती है, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, शिप के थ्रू या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू। रोड में सेलर होता है, बायर होते हैं, सब में सेलर होगा, ट्रांसपोर्टर होगा और एक बायर होगा। लेकिन रोड के केस में सेलर, ट्रांसपोर्टर, बायर तीनों के तीनों ही जनरेट कर सकते हैं ईवी बिल को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। ध्यान देना, तीनों जनरेट कर सकते हैं बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। लेकिन रेल, शिप और एयरक्राफ्ट के केस में सिर्फ बायर और सेलर ही कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं एनी टाइम, बिफोर भी कर सकते हैं और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी भी कर सकते हैं, क्योंकि जर्नी स्टार्ट हो गया तो वापस नहीं जा सकते, तो रोड में वापस जा सकते हैं, ये ध्यान देना। जीएसटी 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक है, ईवे बिल 12 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है। टाइप ऑफ ईवे बिल देख लेते हैं। एक तो नॉर्मल ईवे बिल होता है जिसमें कि एक ही पर्सन के एक टाइप के गुड्स होते हैं। बल्क ईवे बिल होता है जिसमें एक ही पर्सन के मल्टीपल वैरायटी के गुड्स होते हैं। और एक कंसोलिडेटेड ईवे बिल होते हैं, कई पर्सन के कई तरह के गुड्स होते हैं। इसको सिर्फ ट्रांसपोर्टर ही जनरेट कर सकता है, और जीएसटी ईवे बिल 02 होता है। नॉर्मल ईवे बिल जिसमें एक ही आदमी के कई तरह के गुड्स होते हैं, इसमें डिपेंड करता है 5 करोड़ से कम के गुड्स हैं तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड होगा, और अगर 5 करोड़ से ऊपर के हैं तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड यूज़ होगा। बल्क ईवे बिल में जब एक ही पर्सन के मल्टीपल वैरायटी के गुड होंगे, साथ में एक्सेल शीट भी उसको अटैच करनी पड़ेगी। ईवे बिल जनरेट तो कर दिया, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है विदिन 24, गलती से जनरेट कर दिया विदिन 24 आवर्स जनरेशन के आप इसे कैंसिल कर सकते हो विद रीज़न। कुछ केस है जिसमें ईवी बिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, चाहे उसमें मूवमेंट हो रही हो, जैसे कि मूवमेंट ऑफ नॉन मोटराइज्ड व्हीकल हो गया, रिक्शा वगैरह हो गया। एग्जेम्प्टेड गुड्स आ गए, एग्जेम्प्टेड गुड्स को हम ऐड भी नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जेम्प्टेड गुड्स को हम यहाँ पर ऐड ही नहीं करते हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हम ऐड नहीं करते, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स जितने भी होंगे उसके लिए भी ईवी बिल की ज़रूरत नहीं है। और कब नहीं चाहिए ईवी बिल? नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तब भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है। ज्वेलरी, जेम या कोरल की ट्रांसपोर्टेशन, तब भी जरूरत नहीं है ईवी बिल की। एलपीजी की ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है शहर में, तब भी जरूरत नहीं है ईवी बिल की। केरोसिन ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन तब भी ईवी बिल की जरूरत नहीं है। करेंसी ट्रांसपोर्टेशन होती है, तभी जरूरत नहीं है। कस्टम कंट्रोल गुड्स जो है पोर्ट से लेकर मान लो वेयर हाउस तक जाना, तब भी जरूरत नहीं है ईवी बिल की। मूवमेंट विच इज़ आउटसाइड द डेफिनेशन द सप्लाई, शेड्यूल 3 में 8 पैरा हैं, एक्सेप्ट जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के केस में 8 पैरा शेड्यूल 3 में कौन कौन से एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय है। फिर कोर्ट को सर्विस दे रहा है पर्सन को, एमपी को सर्विस दे रहा है पी को, एमपी है, या फिर बहुत सारे लोग थे गवर्नमेंट वाले। और ट्रांसपोर्टेशन डिसीज्ड फ्यूनरल ब्यूरल की सर्विस है, या फिर लैंड बिल्डिंग की सर्विस है किसी पर्सन को। एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, या फिर एसबी होम कंजम्पशन, सेल बिफोर द होम कंजम्पशन, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, लिक्वर सेल, या फिर लिक्वर का लाइसेंस, और डोनेशन, ये दोनों अमेंडमेंट्स हैं। डोनेशन देने टेम्पल वगैरह को विदाउट एडवर्टीजमेंट, तो इन सभी केसेस में भी क्या है, हमारा मूवमेंट जो है ईवी बिल की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्पेसिफिक एरियाज़ हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के गुड्स हो गए, जैसे डिफेंस के गुड्स हो गए, या फिर एम्प्टी कंटेनर की ट्रांसपोर्टेशन, तभी ईवी बिल की ज़रूरत नहीं है। गुड्स अप टू द धर्मकांटा, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन अप टू धर्मकांटा, उसकी भी ज़रूरत नहीं है ईवी बिल की। और गुड्स नेपाल भूटान जा रहे, तब भी ज़रूरत नहीं है ईवी बिल की। अब देख लो भैया, वैलिडिटी कब तक रहती है ईवी बिल की, डिपेंड करता है टाइप ऑफ कार्गो और डिस्टेंस के ऊपर। नॉर्मल कार्गो होते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं, जैसे कि सरिये बाहर निकले रहते हैं ना, गुड्स के साइज़ से, ट्रक के साइज़ से बाहर निकलते लगते हैं, ओवर डायमेंशनल कार्गो कहते हैं। इट इज़ नॉट ओवर लोडेड, इट इज़ ओवर डायमेंशनल, ठीक है। दूसरे होते हैं मल्टी मॉडल कार्गो होते हैं। मल्टी मॉडल का मतलब है जैसे कि रोड, रेल, वेसल, एयरक्राफ्ट मल्टी मॉडल हो गए ना, तो
विद शिप एज वन ऑफ द मोड होना चाहिए, जैसे कि रोड हो गया, शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, या फिर रेल शिप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, या फिर शिप एयरक्राफ्ट हो गया, कुछ भी होगा। मतलब एक शिप है अगर उस केस में, तो उस केस में क्या होगा, और ओवर डायमेंशनल या फिर ये मल्टी मॉडल कार्गो विद शिप एज वन ऑफ मोड, उस केस में क्या होगा। अगर नॉर्मल केस है तो लेस देन 200 किलोमीटर, अप टू 200 किलोमीटर तक एक दिन, और उसके बाद के हर 200 किलोमीटर के लिए एक दिन और मिलेगा। अगर इसके अलावा इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल मल्टी मॉडल कार्गो विद शिप एज वन ऑफ द मोड के केस में क्या होगा, लेस देन 20 किलोमीटर के लिए एक दिन मिलेगा, अप टू 20 किलोमीटर एक दिन मिलेगा, उसके बाद के हर 20 किलोमीटर के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन क्या ये एक्सटेंड हो सकता है, क्या ये नॉर्मल और ओवर डायमेंशनल कार्गो की टाइम पीरियड जितना मिला है हमें एक दिन, या जितने भी दिन मिले हैं, मान लो 500 किलोमीटर हैं तो 200, 400 और 100 किलोमीटर, यानी 3 दिन मिलेंगे, तो क्या ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है। ये अगर बिफोर 8 आवर्स ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द ई वे बिल हम इसको एक्सपायरी कर सकते हैं। Before the 8 hours of the expiry it can be extended, सेल्फ भी जनरेट इसको जनरेट कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर कमिश्नर भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सम ऑफ द केसेस। ये हम पढ़ चुके हैं कि कंसोलिडेटेड ई वे बिल किसे कहते हैं। जीएसटी ई वे बिल 02 होता है, मल्टीपल, इसमें मल्टीपल पर्सन्स होते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट्स हो सकती हैं। ये देखो, ये है हमारा, ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल कहते हैं, और एक ही पर्सन के मल्टीपल हैं तो उसको बल्क ई वे बिल कहते हैं, ठीक है। और इसको सिर्फ कंसाइनर इसको सिर्फ ट्रांसपोर्टर जनरेट करता है, ट्रांसपोर्टर, ये इसका ट्रांसपोर्टर से जनरेट करेगा। और ये है मल्टीपल व्हीकल के केस में हमने पढ़ चुके हैं कि एक ही ट्रक, एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग ट्रक हैं, या फिर एक अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग ट्रक यूज़ हो रहे हैं। मान लो एक स्टेट ट्रक की वैलिडिटी एक सिटी तक की थी, उसके बाद दूसरे ट्रक में उसको लोड कर दिया, तो ये मल्टीपल सिटी में मल्टीपल व्हीकल हो गया, तो इसे कहते हैं ट्रांसशिपमेंट भी कहते हैं। मल्टीपल व्हीकल आ गया। अगर इंट्रा स्टेट में ही मल्टीपल ट्रांसपोर्टर हैं तो उस केस में अगर वो लेस देन 50 किलोमीटर है तो एक ही ट्रक की डिटेल ज़रूरी है, दूसरे ट्रक की डिटेल ज़रूरत नहीं है। मान लो ट्रक ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस केस में चेंज होता है एक्चुअली। अगर लेस देन 50 किलोमीटर है और एक ही सिटी के अंदर है, इंट्रा स्टेट है, तो दूसरे ट्रक की डिटेल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंटर स्टेट है, चाहे लेस देन 20 किलोमीटर है, तब भी उसको दोनों ट्रक की डिटेल डालना ज़रूरी हो जाएगा ई वे बिल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जनरेट तो करती है ई वे बिल, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन दूसरी पार्टी के पास क्या कुछ अधिकार हैं। हाँ, दूसरी पार्टी कैन रिजेक्ट द ई वे बिल विद इन 72 आवर्स एज इट विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड। एक ने जनरेट कर दिया ई वे बिल तो दूसरी पार्टी रिजेक्ट कर सकती है, हाँ भैया मैं तो हुई नहीं वहाँ पर, ठीक है, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। ही कैन कैंसिल विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स जनरेशन के, अदरवाइज वो डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ कंसेप्ट यहाँ पर ओन मास्टर का, इसका मतलब होता है कि इसमें डिटेल्स होती हैं। ये डेटाबेस है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कस्टमर है, लिस्ट ऑफ सप्लायर है, लिस्ट ऑफ आइटम है, लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन एटसेट्रा रहता है। ये देखो, सप्लायर है, आइटम्स है, कस्टमर है और डेस्टिनेशन की डिटेल रहती है। आप फॉर्म्स देख लेते हैं। जीएसटी ई वे बिल 01 नॉर्मल केस के अंदर है, बिफोर द कमेंसमेंट इसको जारी करना होता है। ई वे बिल 02 जीएसटी ई वे बिल 02 EWB 02 होता है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल है, मल्टीपल पर्सन, मल्टीपल सप्लायर, मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं, मल्टीपल पर्सनस के मल्टीपल कंसाइनमेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। जीएसटी ई वे बिल 03 होते हैं। इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन के केस में रास्ते में रोक लिया, वही इंस्पेक्शन करनी है तो वो ई वे बिल 03 जनरेट करेगा। अगर जीएसटी ई वे बिल 03 डिटेंशन के केस में गाड़ी जब्त कर ली तो उस केस में 04 जनरेट करेगा। जीएसटी INV 01 का केस है यहाँ पर, इन्वेंट्री 1, यानी इसको इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ये पर्सन इंचार्ज ऑफ द कन्वेंस के पास रहेगा। ये केस है यहाँ पर ब्लॉकेज ऑफ द ई वे बिल, यस, ब्लॉक भी हो सकता है अगर 2 कंसेक्यूटिव GSTR 1 की रिटर्न नहीं फाइल की है, या फिर रिटर्न फाइल नहीं की है सेक्शन 39 की या फिर 37 की, तो ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या होगा, नॉन फाइलिंग ऑफ 2 क्वार्टरली पेमेंट्स, 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टरली पेमेंट्स, रिटर्न तो उसकी ईयरली दोनों के दोनों, लेकिन क्वार्टरली पेमेंट होती है इसकी, तो अगर 2 क्वार्टरली पेमेंट नहीं की है तो उस केस में ब्लॉकेज हो जाएगा ई वे बिल जनरेशन।